एक सदाकत आश्रम में रहने गए थे। जब मैं एमपी बना था तो मैं उस घर को देखने गया था और मेरे सीधा आंखों में आंसू आ गए। वो 2 कमरे का छप्पड़ फूस का मकान था, एक छोटा सा आंगन था और एक ही शौचालय था दूर में आंगन के आगे। जो व्यक्ति 12 साल भारत का राष्ट्रपति रहा हो उसे कांग्रेस वालों ने इस गति में रखा था। बाद में जेपी उनके सहयोगियों को मालूम हुआ तो फिर उनके लिए एक बड़ा मकान, मतलब बड़ा क्या, 2-3 कमरे का। आपके जो उम्मीदवार है मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ते, तो ये सम्मान हुआ राजेंद्र बाबू का। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आजादी के आंदोलन के महान नेता, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनकी किडनी भी खराब हुई, तो ये आपने बिहार की चिंता की। और तो और आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, याद करिए आप। तो कृपया करके बिहार की चिंता आज आप कर रहे हैं। तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो इनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको, तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। तो पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए। इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रहेंगे। उनकी ओर से कंफ्यूजन है। अब थोड़ा मित्रों, आज के दिन कुछ पुरानी बातों को भी याद करना जरूरी है। केरल कांग्रेस का क्या पोस्ट था, याद है कि भूल गए आप लोग? तो मीडिया ने, हम लोगों ने बहुत किया तो उसको उन्होंने डिलीट किया। बीड़ी और बिहार एक समान है, याद है ना आपको? जब जीएसटी में बीड़ी कम हुई थी तो बीड़ी और बिहार एक समान है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी केरला से एमपी रहे हैं, अभी उनकी बहन एमपी हैं, और उनके जो मैन फ्राइडे हैं वेणुगोपाल जी, वो तो वहीं के हैं। ये हिम्मत हुई कैसे ये बोलने की कि बिहार और बीड़ी एक प्रकार से एक समान है? मुझे अपने बिहारीपन पर गर्व है। और मैंने भी कहा था, ये क्या मतलब है आपका? जहां से ये परंपरा रही है संघर्ष की, साहित्य की, संस्कार की, आध्यात्म की। मुझे याद है मैंने कहा था, इन लोगों को जरा बता दीजिए कि जब प्रभु राम के ट्रेनिंग का समय आया था तो उनको बक्सर भेजा गया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ, आज भी विश्वामित्र घाट है वहां पर। तो ये कुछ जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब ना बिहार की बात को समझेंगे। बाकी अंबेडकर की फोटो का अपमान राहुल गांधी ने किया तो लालू प्रसाद ने उसका और आगे बढ़ गया। क्या आपने पैर के नीचे रखे ना था जैसे, ये सब दिखाया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो और आगे निकल गए कि बिहारी का डीएनए खराब है, याद है कि नहीं याद है? और उनको कैसे कहा जाए डीएनए देश का एक है? ये कांग्रेस के नेताओं का, और इन सब पर राहुल गांधी चुप रहे हैं। आई रिपीट, इन सब पर राहुल गांधी चुप रहे हैं। और एक हमारे टीम ने खोज के निकाला है, जो चरणजीत चन्नी, कहां आजकल एमपी हैं, क्या है वो एमपी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी। तो आपके मुख्यमंत्री बिहार का डीएनए खराब कहते हैं। एक प्रदेश का ऑफिशियल कमेंट आता है कि बीड़ी और बिहार एक समान है। एक साहब कहते हैं बिहार को घुसने नहीं देंगे और चले आए हैं ड्राइविंग सीट के लिए। ये मुझे दूसरी बात कहनी है। मित्रों, एक और बड़ा सवाल आपको उठाने की इच्छा है, और मैं चाहूंगा हमारे पत्रकार में इसकी गंभीरता को समझें। मालूम है कि पूरा जो चारा घोटाले की लड़ाई चली थी उसमें मैं वकील था सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए। स्वर्गीय सुशील मोदी पिटिशनर थे और भी कुछ मित्र थे।
उस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लालू का विरोध नहीं किया। लूट का ये 2000 करोड़ का घोटाला था। लालू प्रसाद कन्विक्टेड हैं। किसी को भी राहत नहीं मिली। किसी का मतलब किसी को राहत नहीं मिली। एक छोटे भी सप्लायर थे तो उनको भी पूरा 1 साल 2 साल की सजा। आईएएस ऑफिसर गए, इनकम टैक्स ऑफिसर गए, मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए। दूसरा, लालू प्रसाद अभी भी रेलवे घोटाला के मामले में चार्जशीटेड हैं, आपको पता है ना। और जमीन दो नौकरी लो, उस पर भी चार्जशीटेड है। दिल्ली में ही केस चल रहा है। उसमें श्रीमान तेजस्वी यादव भी हैं, राबड़ी जी भी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई टिप्पणी की है क्या? एक बार भी कहा है क्या? तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि बिहार में जो खौफ, अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार का पूरा पर्याय रही है लालू प्रसाद की सरकार, उनके पीछे हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है। उनको बचाने के लिए, समझाने के लिए, संभालने के लिए, मजबूती देने के लिए। और पूरा ये जो लालू प्रसाद जो दिल्ली में रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में, तो कहते सरकार तो मैं चलाता हूं। तो आज जो कांग्रेस पार्टी बिहार में आई है ना वर्किंग कमेटी करने, तो इस अतीत का जवाब देना पड़ेगा। और वो मैं सवाल देश के पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उठा रहा हूं। आप चुप क्यों थे जब बिहार के लोगों को किडनैप किया जा रहा था? आप चुप क्यों थे जब किडनैपिंग की, रैंसम की समझदारी मुख्यमंत्री के घर से हो रही थी? आप चुप क्यों थे जब चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले में जनता के टैक्स पेयर का पैसा लूट रहा था? आप चुप क्यों थे जब पूरा बिहार जातिगत नरसंहार का पर्याय बन गया था? यह बड़ी बात है। तो जब आप 85 साल के बाद आए हैं बिहार में करने के लिए अपनी वर्किंग कमेटी, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। तो मैं हिसाब मांग रहा हूं आज। मित्रों, सर पर हम लोग की बहुत बातचीत हो चुकी है, तो मैं उस पर आज कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने फिर उठा दिया है बेरोजगारी का मामला। और बेरोजगारी के साथ, बेरोजगारी इसीलिए है कि चुनाव जालसाजी से जीता गया है। आज उनका पब्लिक स्टेटमेंट है। Rahul Gandhi has made a very shocking statement that there is unemployment in the country because of forgery in the elections. तो अब वो सिर्फ इसी इलेक्शन पर नहीं रह रहे हैं, अब वो 14 से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 14 में, 19 में, देश में हम कितनी जगह सरकारें हैं हमारी? 19 जगह है ना? इंडिया में, हाँ, 19 प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब जीते हैं जालसाजी से। राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। आपको वोट नहीं देते तो आप इस तरह की गाली पढ़ेंगे उनके बाद? इसके पीछे की सोच क्या है? सोच स्पष्ट है मित्रों। भगवान के यहां से पट्टा तो हमें ही मिला है देश चलाने का, तो मोदी जी कहां से आ गए? तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, राहुल बाबू, अभी आपका 20-25 साल तक खाता नहीं खुलने वाला है देश चलाने के लिए। आप निश्चिंत रहिए। और जिस तरह से आप अपरिपक्वता से अपना राजनीतिक आचरण करते हैं, तो और होने वाला है मित्रों। लेकिन मैं आज रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑफिशियल डेटा मैं आपको दे रहा हूं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑफिशियल डेटा आपको मालूम है क्या होता है? जब आपको नौकरी में सैलरी मिलती है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है, उसका वो डेटा रखते हैं। सितंबर 17 से मई 25 तक 7,91,33,000 लोगों का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट रहा है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। मतलब 8 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, जिनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट रहा है सिर्फ 17 से लेकर के मई 25 तक। और हमारे मित्रवन मानसुख मांडविया का तो स्टेटमेंट ही है कि 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। अब मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, और ये बात जानना
और बिहार का भी आपको आंकड़ा मैं दे देता हूं। बिहार में आप जान लीजिए कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी दी गई है 10 लाख, ठीक है, उपलब्धि 10 लाख, बकायदे प्रेस पब्लिक स्टेटमेंट है, कोई कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। और रोजगार के अवसर दिए गए हैं, 10 लाख का लक्ष्य था, 39 लाख लोगों को दिया गया है। देश में भी करोड़ों में है। लेकिन थोड़ा मैं इसको विस्तारित करना चाहता हूं। अगर इतना नेशनल हाईवे बना है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने? अगर गांव-गांव में बिजली पहुंची है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर आज भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है तो रोजगार के अवसर बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है, क्योंकि पूर्व आईटी मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री के रूप में मैंने उसको देखा है कि चीन से लगभग 16 यूनिट्स एप्पल की हिंदुस्तान में ले आए थे। और आपने देखा होगा 1 लाख करोड़ का एप्पल इंडिया का अमेरिका भेजा गया टू सेव द ड्यूटी, याद है ना आपको? तो उसमें नौकरी मिली है कि नहीं? लगभग 14 लाख लोगों को, 11 से 14 लाख लोगों को। ये मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उसमें रोजगार के अवसर बनते हैं ना। तो राहुल गांधी के बारे में मेरा बड़ा सुनिश्चित मत ऑलवेज है कि होमवर्क नहीं करते, कोई चिट दे देता है तो पढ़ने लगते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि सबको रोजगार मिल गया है, लेकिन देश अपनी आर्थिक प्रगति से रोजगार के रास्ते पर बढ़ चुका है। ये हमने आपको एग्जांपल दिया है, और आगे और दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये जो पूरे गरीबों के लिए इतनी योजनाएं चल रही हैं, विश्वकर्मा योजना, और कौन योजना है जी, एक और योजना जो है गरीबों के लिए, मुद्रा योजना, जो फुटपाथ के लोगों को दी गई, बड़ी फेमस स्वनिधि योजना। ये सब चीजें तो ये बातें हैं। तो थोड़ा राहुल गांधी समझेंगे तब, लेकिन ये तो हम बहुत बड़ी अपेक्षा करते हैं कि राहुल गांधी समझेंगे तब। जब कांग्रेस के नेता उनको नहीं समझा सकते हैं तो हम कहां समझाएंगे? क्यों देवेंद्र बाबू, आपकी टिप्पणी से कोई सवाल आप उठाते हैं, आप भी और आपके मित्र? एक अंतिम बात मुझे कहनी है मित्रों। खरगे साहब, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपके कार्यक्रम में मंच से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली पड़ी गई है। क्या आप अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली पढ़ने का प्रस्ताव पारित करके निंदा करेंगे? मिस्टर खरगे, on behalf of the BJP, I am asking a straight question from the national platform of the party. The late mother of the Prime Minister, more than 100 years old, a deeply pious lady, was condemned in the most foul language from the platform of your party. Would the Congress party, while holding a working committee meeting in Patna, pass a resolution of condemnation against this kind of a very, I would say, nasty and foul behavior against the late? मां सबकी हम सम्मान करते हैं, ये तो प्रधानमंत्री की मां है। Thank you from my side. Open to questions now. संजय शर्मा।